हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रैक्टिस क्लास ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमारी इस टॉपिक की 4th क्लास है और आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ही लिखा हुआ है। इन पॉइजलीज इक्वेशन v इज इक्वल टू π/8 p r⁴ ईटा इंटू एल, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ईटा। इसको ईटा बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब देखो, इसके अंदर आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। v जो होता है इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला फ्लूइड चैप्टर करके आएगा, 10th चैप्टर ऑफ क्लास 11। तो उसके अंदर आप इसके बारे में पढ़ोगे। अभी आपको बस ये जानना है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, सो पर यूनिट टाइम। ये P प्रेशर है, नोट करो कॉपी में। ये R रेडियस है, ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और ये L जो है ये लेंथ ऑफ द पाइप है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको इस ईटा की डायमेंशंस निकालनी है। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस वॉल्यूम अपॉन टाइम, सो इट विल बी L³/T इज इक्वल टू π/8 की डायमेंशन कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, इंटू P प्रेशर की डायमेंशंस होती है ml-1 T-2, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंटू रेडियस है तो L⁴ डिवाइडेड बाय ईटा की डायमेंशन नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू लेंथ की डायमेंशन L हो जाएगी। सब कुछ उधर ही रहने दो, ईटा को इधर ले आओ और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ले जाओ, तो ये हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू T इधर L⁴ नीचे, तो हो जाएगा ml-1 T इधर जाकर -1 हो जाएगा, L⁴ रहेगा और नीचे भी L⁴ आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, ml-1 T-1। आई होप इट इज क्लियर। अब इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स क्या था? कॉम्प्लेक्स ये था कि आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं पता था, विच इज़ ओके। तो क्वेश्चन में इट विल बी गिवन कि v का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना, p का मतलब प्रेशर, r का मतलब रेडियस, l का मतलब लेंथ ऑफ द पाइप। वेरी गुड, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप चेक करो क्या लिखा हुआ है। आपको कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस निकालनी है। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशन निकालनी है? So the first is velocity gradient. The first is velocity gradient. ठीक है। The second is Young's modulus. Young's modulus. The third is gravitational constant. The fourth is surface tension. And the fifth is universal gas constant कैपिटल R। तो आपको ये 5 चीज़ों की डायमेंशंस निकालनी है। चलो, तो मैक्सिमम डायमेंशंस इसमें से आपने ऑलरेडी कर रखी है। लेट अस स्टार्ट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट का मतलब होता है जब भी आप किसी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर दो या डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी होता है LT-1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, LL कट गया, आंसर आ गया T⁻⁻1। सेकेंड पार्ट पे आते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो होता है मैंने आपको बता रखा है, कोई भी मॉडुलस हो, 3 तरह के मॉडुलस होते हैं, वैसे आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। मॉडुलस की डायमेंशंस होती हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस जो होता है उसकी डायमेंशंस होती है प्रेशर की, और स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस। तो आंसर क्या आएगा? ml-1 T-2। आई होप इट इज क्लियर। जो प्रेशर की डायमेंशंस है वही मॉडुलस की भी होती है, आप ये भी याद रख सकते हो। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर नहीं याद रखना चाहते, आप सीधा याद रखो कि स्ट्रेस की डायमेंशंस और किसी भी प्रकार के मॉडुलस की डायमेंशंस वही होती हैं जो प्रेशर की होती हैं। तो प्रेशर की डायमेंशंस होती हैं ml-1 T-2। थर्ड इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू G(m1m2/r²। F की डायमेंशंस आप जानते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ। F की डायमेंशन है mlt-2 इज इक्वल टू G की डायमेंशन मुझे नहीं पता, इंटू mm, तो m का स्क्वायर अपॉन नीचे है l का स्क्वायर। सब कुछ इस साइड ले जाओ तो G इधर बचेगा और आंसर आ जाएगा ml³ T-2 और m की बार आ जाएगा -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे चलते हैं, सरफेस टेंशन पे आते हैं।
सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ, आपको ये चीज़ तो याद रखनी ही पड़ेगी, फोर्स अपॉन लेंथ। सो इट इज़ MLT-2 अपॉन L, LL कट जाएगा, आंसर आ जाएगा MT-2। नेक्स्ट पे आते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए इक्वेशन यूज होती है PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। ये जो R है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और इस इक्वेशन का नाम होता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? आइडियल गैस इक्वेशन। आपको इसी की डायमेंशन निकालनी है इस R की, तो हमने PV की डायमेंशन लिख देनी है, वो हो जाएगी ML-1 T-2, ये हो गई प्रेशर की। वॉल्यूम की होती है L³ इज इक्वल टू N की होती है मोल, अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल्स को मोल लिख सकते हैं। कई कई बुक्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, 1 लिखा होता है इसकी जगह पे, दोनों ही सही है, R और T की जगह पे केल्विन। ठीक है, तो जो डायमेंशन जिसकी निकालनी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो, बाकी सबको ऐसे ही रख दो, R को यहीं पे रहने दो, बाकी सब कुछ इस साइड ले आओ। तो आंसर आ जाएगा M, L की पावर आ जाएगी 2, T की पावर आ जाएगी -2, K की पावर -1 और साथ में मोल की पावर -1। कई बुक्स में मोल की पावर नहीं लिखी होती, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, कि ये सही है या ये गलत है। तो देखते हैं, या ये बोल लो कि प्रूव करना है आपको कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होती हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR। तो डायमेंशन निकालते हैं, M होता है M, V होता है LT-1, R होता है L, आंसर आता है ML² T-1। और प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए आपको इक्वेशन मैंने बता रखी है E = hν। E होता है एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशन होगी ML² T-2, H की डायमेंशन नहीं पता, स्क्वायर ब्रैकेट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी 1/T, T को इधर ले जाओ, तो H की डायमेंशन आ गई ML² T-1। चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम ML² T-1, राइट हैंड साइड की प्लैंक्स कांस्टेंट ML² T-1। इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस सेम होती हैं। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं, दे will also have the same units. Is it clear? Is it clear to everyone? It should be absolutely clear all these questions. अगर ऐसा होता है तो I can assure you that you will get full marks in your class 11th exam. जो भी फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम होगा, you will get very good marks in that exam. Is it clear? Should we move forward? Very good. चलो नोट कर लो इसको अच्छे से। Let's come to question number 4. इसमें आपको दे रखा है एक एनर्जी है जो कि है B -x² अपॉन A इंटू T, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन में बोला राइट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड है, A और B की डायमेंशंस निकालनी है। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल है, एनर्जी की डायमेंशन मुझे पता है, ठीक है, x इज द डिस्टेंस, तो यहाँ से न्यूमरेटर को देखकर मैं बोल सकता हूँ B और x² की डायमेंशन सेम होंगी, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम न्यूमरेटर द डायमेंशंस ऑफ B विल बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ x²। तो B की डायमेंशंस आ गई L²। जब मैं बोलता हूँ बेटा B की डायमेंशंस और x² की डायमेंशन सेम है तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और जो पूरा ये न्यूमरेटर है इसकी डायमेंशंस भी वही होंगी जो B और x² की है, यानी कि ये न्यूमरेटर की डायमेंशन है L², डिनोमिनेटर की डायमेंशन क्या है मुझे नहीं पता। तो अब मैं इसको इसके साथ इक्वेट कराऊंगा, देखते हैं। एनर्जी की डायमेंशन होती है ML² T-2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे L² डिवाइडेड बाय A इंटू कैपिटल T। A की डायमेंशन नहीं पता, A को इधर ले जाए, बाकी सबको इस साइड, तो A को इधर ले जाऊंगा तो आंसर आ जाएगा L², ये T ऐसे ही लिखा हुआ है और ये सब चीज़ें यहाँ से और आ गई, ठीक है, L² कट गया, बाकी सब कुछ ऊपर चला गया, तो M की पावर -1 T की पावर 1, क्योंकि ये T की पावर नीचे -1 हो जाएगा, जो कि ऊपर जाकर T की पावर 1 हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो A की डायमेंशन यही आ गई। किस किस का आंसर आ गया था? ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन JEE मेंस में भी पूछा जा चुका है। आई होप इट इज़ क्लियर। आर यू ऑल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? पक्का? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, चलो फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हम लेक्चर्स में भी कर चुके हैं।
जो शुरू के 3 लेक्चर्स हमने किए थे उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। बोला है राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी, तो आपको बोला गया f इज इक्वल टू a रूट एक्स माइनस बी टी स्क्वायर। आपको डायमेंशन निकालनी है a अपॉन b की। देखें कैसे होगा, f की डायमेंशन a रूट एक्स की डायमेंशन बी टी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होंगी, तो हम बोलेंगे POH लगा दिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। f की डायमेंशंस a रूट एक्स की डायमेंशंस और बी टी स्क्वायर की डायमेंशंस, ये तीनों बराबर है, हाँ या ना? यही तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी है। क्या बोलता है POH बोलता है कि जब भी किसी इक्वेशन के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, तो सारी टर्म्स की जो डायमेंशंस है या डायमेंशनल फार्मूला है, इट हैज़ टू बी सेम। वो इक्वेशन के चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म हो, चाहे वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे टर्म हो, हर टर्म की डायमेंशनल फार्मूला की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे लगाया। हमने बोला f की डायमेंशनल फार्मूला, a रूट एक्स का डायमेंशनल फार्मूला, बी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला सबका सेम होना चाहिए। f का मुझे पता है क्या होता है, MLT माइनस 2, यहाँ से हम a इंटू रूट एल, ये x जो है वो डिस्टेंस है, तो ये हो गया l की पावर हाफ, है ना बेटा। नॉर्मल नोटेशन को समझने की कोशिश करो, अगर कुछ नहीं गिवन है तो x को हमेशा डिस्टेंस माना जाएगा और t को हमेशा टाइम माना जाएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जरा, यहाँ पे l की बार हाफ इधर आ गया तो ये l की बार 1 था, तो उधर से जब आएगा तो l की बार हाफ जब इधर आएगा तो l की बार माइनस हाफ के रूप में आएगा, नीचे जाके आएगा ना तो ऊपर। तो a की डायमेंशन जो आ रही है वो आ रही है ML हाफ t माइनस 2, ML हाफ t माइनस 2। अब यहाँ से देखते हैं, f की डायमेंशन बी टी स्क्वायर के बराबर भी है, तो हम बोलेंगे MLT माइनस 2, ये f हो गया, इज इक्वल टू b की डायमेंशन नहीं पता, t की हो गई t स्क्वायर। तो यहाँ से b को इधर ही रहने दो, आंसर में लिख लो इस साइड MLT माइनस 4। आई होप इट इज़ क्लियर। अब a अपॉन b की डायमेंशन निकालनी है बस, तो हम बोलेंगे a अपॉन b की जो डायमेंशन आ रही है दैट इज इक्वल टू ML हाफ t माइनस 2 डिवाइडेड बाय MLT माइनस 4। m से m चला गया, ये ऊपर चला गया, आंसर आ गया l की बार माइनस हाफ t की बार प्लस 2। t की बार प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 माइनस 2 मिलकर प्लस 2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 5th क्वेश्चन को भी खत्म कर लिया। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन कर चुके हैं हम लेक्चर के अंदर, ये भी t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करने पे है। जो हमने अभी क्वेश्चंस करे हैं वो सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस या POH के ऊपर है। अब हमको चेक करना है कि डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसको आपको डायमेंशनली चेक करके बताना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अब देखो क्या करते हैं उसके अंदर, अप्लाई तो बेटा POH ही होता है। कैसे कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर सेम हो गई तो हम बोलते हैं इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की t इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं, इक्वल टू लगाने की जरूरत भी नहीं, हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज t। राइट हैंड साइड का देखते हैं क्या आएगा, 2 पाई तो डायमेंशन लेस होगा, 1 इंटू रूट ऑफ l अपॉन g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होती है LT माइनस 2। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रही है आपको बातें। अगर आपने 1 2 3 लेक्चर अच्छे से देख लिया तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। l और l कट गया, t की बार माइनस 2 ऊपर जाके होगा t की बार 2, तो t की बार 2 का रूट हो गया केवल t। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन t आ गई, राइट हैंड साइड की डायमेंशन t आ गई, तो हम बोलेंगे t इक्वल टू t, t इक्वल टू t। तो इसका मतलब इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आर वी श्योर दैट द इक्वेशन इज करेक्ट इन जनरल ऑल्सो? द आंसर इज नो। इक्वेशन सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्या दिक्कत है, ये 2 पाई दिक्कत है। ये 2 पाई हो सकता है सही हो सकता है गलत हो सकता है इसकी जगह 4 पाई होना हो सकता है इसकी जगह 6 पाई होना हो, मुझे तो पता नहीं है क्या होना है। तो इसलिए इस कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करना फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस इट इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन स्कूल के पेपर में। चलो 7th नंबर पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी 3 इक्वेशंस होती हैं, s इक्वल टू, पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फेवरेट इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी हुई हैं।
वो बोल रहे हैं कि इन इक्वेशंस की डायमेंशनल करेक्टनेस के बारे में कमेंट करें कि ये सही है डायमेंशनली या गलत है। देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये क्या है, डायमेंशनली इक्वेशन सही कब होगी, ये वाली, जब इसकी तीनों टर्म्स की डायमेंशंस सेम आएंगी। देखो बेटा, जब ये इक्वेशन थी तो इसमें दो ही टर्म्स थी, एक लेफ्ट हैंड पे एक राइट हैंड पे। अगर वो डायमेंशनली दोनों सही हो गई, मतलब दोनों की डायमेंशन सेम आ गई, तो हमने बोल दिया कि इक्वेशन सही है डायमेंशनली। अब इस इक्वेशन में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इनमें तीन तीन टर्म्स है, तो तीनों टर्म्स की जो डायमेंशंस है इट हैज़ टू बी द सेम। यही फंडा है बस। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या डायमेंशन है वी की, तो हम बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ वी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, डायमेंशंस ऑफ यू इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, डायमेंशंस ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए की डायमेंशन है एल टी माइनस टू इंटू टी की है टी, आंसर एल टी माइनस वन। तो तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम आ गई, इसलिए अंत में बोल दिया जाएगा कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एस है डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है कैपिटल एल, यू टी, यू है एल टी माइनस वन इंटू टी है टी, तो ये हो गया बेटा एल, ये कट गया आपस में, ये एल हो गया, तो इस टर्म की डायमेंशन एल आ गई। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ की डायमेंशन तो वन होगी, ए एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन होगी एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर की होगी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कट गया, टी की बार माइनस टू और टी स्क्वायर, क्या बचा, केवल एल, तो इसकी डायमेंशन भी एल आ गई, इसकी डायमेंशन भी एल, इसकी डायमेंशन भी एल और इसकी डायमेंशन भी एल, मतलब इक्वेशन डायमेंशनली सही है। और ये तो हम जानते हैं कि ये इक्वेशन वैसे भी सही है, ये तो 9th में पढ़ा हुआ ना आपने। अच्छा, इसके बारे में बताओ जरा, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। मान लो मैं आपसे बोलूँ आके कि मैंने नई इक्वेशन बनाई, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। नाउ बिकॉज यू नो दैट द एक्चुअल इक्वेशन इज दिस वन, आप देख के बोल दोगे सर ये गलत है, जबकि बेटा डायमेंशनली ये इक्वेशन भी सही है। इस इक्वेशन में भी तीनों टर्म्स की डायमेंशंस आप कैलकुलेट करके देख लो, कैपिटल एल आ रही है। क्या आ रही है, कैपिटल एल। इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली तो सही है लेकिन वैसे गलत है। कैसे पता कि गलत है, क्योंकि मुझे सही इक्वेशन का पता है। अगर मुझे ये इक्वेशन ना पता होती और सिर्फ ये इक्वेशन दी होती और बोला होता कि बताओ जी इक्वेशन सही है कि गलत है, तो मैं नहीं बता पाता। ठीक है, मैं ये तो बता देता कि इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि नहीं, लेकिन मैं ये नहीं बता पाता कि असलियत में इक्वेशन सच्चाई में सही है कि नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी आपको लेक्चर्स के अंदर, सबको याद है ना? चलो वेरी गुड, सारे अच्छे बच्चे हैं। आगे चलते हैं, 8th नंबर पे आते हैं। 8th इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। बोला ये इक्वेशन बताओ डायमेंशनली सही है कि गलत है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। लेफ्ट साइड पे रो लिखा हुआ है, इसको डेंसिटी बोलते हैं, तो ये डेंसिटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये रेडियस है और ये कैपिटल जी है जिसकी डायमेंशन हमने अभी अभी निकाली है। तो आप इसको सॉल्व करें और पुट करके वैल्यूज़ निकालें। तो ये जो रो है इसकी डायमेंशन है ml-3। तो कैसे लिखना है स्कूल में, हम ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, या ऐसे लिखेंगे द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज ml-3। फिर हम पहुंच जाएंगे राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। राइट हैंड साइड की डायमेंशन के अंदर 3 की डायमेंशन तो 1 होगी, g की डायमेंशन LT-2 होगी अपॉन 4π की डायमेंशन कुछ है नहीं, 1 होगी, r है l इंटू ये जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये कभी मेरे को तो याद नहीं रहता तो फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ, F इज इक्वल टू g(m)² अपॉन l², ये सब इधर, तो ये हो गया mLT-2 इज इक्वल टू g(m)² अपॉन l², ये सब इधर, ये नीचे, तो ये आ गया m की बार -1 l की बार 3 t की बार -2। ये डायमेंशन है कैपिटल जी, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये याद नहीं रख सकते हम, m-1 l³ t-2, m की बार -1 l³ t-2। नाउ लेट्स सी, सॉल्व करो, एक l कट गया, t की बार -2 भी चली गई, m ऊपर l ऊपर, सॉरी ml-3। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी ml-3 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी ml-3 है। तो आपने बस इस तरह से डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की पुट करनी है, राइट हैंड साइड की पुट करनी है, सॉल्व करना, आंसर निकाल लेना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके सामने 9th और 10th क्वेश्चन लिखा हुआ है। 9th क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि इसकी डायमेंशनली चेक करके बताओ कि ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं है। h हाइट है, r रेडियस है, नोट कर लो कॉपी में, रो डेंसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, s सरफेस टेंशन है,
एस क्या है, सरफेस टेंशन। क्या होती है सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। अब देखो एच जो है इसकी डायमेंशन हो गई एल, ये तो कोई हाइट है तो डायमेंशन एल हो गई, तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू कैपिटल एल। फिर हम राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, रेडियस तो कैपिटल एल, डेंसिटी एम एल माइनस 3, जी एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 डायमेंशन 1, एस क्या है सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स होती है एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल, एल एल कट गया तो क्या बचा, एम टी माइनस 2 कॉस थीटा 1, तो ये m से m चला गया, t की बार -2 से t की बार -2 चला गया, यहाँ पे l स्क्वायर आ रहा है, ये l की बार -3 है तो ये हो गया l की बार -1। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई l की बार -1। आप चेक कर लो एक बार अच्छे से, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है l और राइट हैंड साइड की डायमेंशन है l की बार -1, तो इक्वेशन तो गलत हो गई, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो गई। तो व्हेन एन इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, इट इज रॉन्ग इन टोटैलिटी ऑल्सो। डू यू अंडरस्टैंड कि किसी इक्वेशन को सही होने के लिए कम से कम उसको बेटा डायमेंशनली तो सही होना पड़ेगा ना। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो गई तो वो 100% ही गलत है, तो दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि इसी डायमेंशंस के बेसिस पर इस इक्वेशन को सही करना है, ठीक है, मतलब कोशिश करो, आप हो सकता है गलत हो, डायमेंशनली हम सब कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बोलता हूँ कुछ ऐसा करो कि इक्वेशन डायमेंशनली सही हो जाए। क्या करोगे, राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकल कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, h इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ये इक्वेशन डायमेंशनली कम से कम सही हो जाएगी और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये इक्वेशन एक्चुअली भी सही है। ये इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी जाती है और ये इक्वेशन एक्चुअली सही है। डू यू अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं, इसको देखो, t इज इक्वल टू के रूट रो आर क्यूब अपॉन एस। आपको बताना है इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि नहीं। ये k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, रो डेंसिटी है, r आपका रेडियस है, s आपकी सरफेस टेंशन है, t आपका टाइम है। तो LHS की डायमेंशन बहुत सिंपल, कैपिटल T। RHS पे आते हैं, k की डायमेंशन तो 1 हो गई, रूट ऑफ, रो की डायमेंशन है ML-3, r की डायमेंशन है l तो उसका क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन की होती है MT-2। ये मेरे को याद नहीं है सरफेस टेंशन की, मैंने फटाफट मन में सोचा फोर्स मतलब MLT-2 डिवाइडेड बाय लेंथ, l से l कट गया, MT-2 बच गया। देखो जरा, m के साथ चला गया, t ऊपर चला गया, अच्छा l भी गायब हो गया, तो केवल t का स्क्वायर बचा ऊपर, रूट कर दिया, तो आंसर देख लो, t आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मैच हो गई, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली तो कम से कम सही है। अब बाकी इसकी सही होना या गलत होना वो इस k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर k की वैल्यू भी सही होगी तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो वी हैव टिल नाउ कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस। आई होप यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो सो फार। चलो गाइज, तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर बोला है कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय जी। बोला है कि इस एक्सप्रेशन को डायमेंशनली शो करो कि एक्सप्रेशन सही है। तो जब भी डायमेंशनली ये शो करना होता है कि कोई एक्सप्रेशन सही है या गलत है, तो आपने केवल LHS और RHS की डायमेंशंस को इक्वेट कराना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं LHS की डायमेंशंस, ये टाइम पीरियड है तो कैपिटल T होंगी, RHS की डायमेंशन 2 पाई की डायमेंशन 1 l बाय जी रूट ऑफ l की डायमेंशन l, g की डायमेंशन LT-2 बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन। तो आंसर आएगा ये l कट गया, t की पावर -2 पर जाके t का स्क्वायर बन गया और t के स्क्वायर का रूट हो जाएगा t। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस कैपिटल T, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस कैपिटल T। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में उसने बोला है कि आपको एक बॉडी दे रखी है जो कि सर्कल में घूम रही है, सर्कल का रेडियस है r, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि वो 1 सेकंड में कितना एंगल घूमती है। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, लेट्स से वो यहाँ थी और t टाइम में वो यहाँ से यहाँ आ गई, तो एंगल मूव्ड ये वाला है। सो दिस इज द एंगल मूव्ड बाय द बॉडी, दिस एंगल, एंड टाइम टेकन इज t। तो अगर आप इस थीटा को इस t से डिवाइड कर दोगे तो आपको ओमेगा मिल जाता है। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको बोला गया कि जो फोर्स लग रही है उस बॉडी के ऊपर वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो मास ऑफ द बॉडी, एक रेडियस ऑफ द सर्कल और तीसरा ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होता है वो होता है थीटा अपॉन टी। थीटा की डायमेंशन तो होती नहीं, एंगल है,
तो ये होता है 1 अपॉन टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, तो आंसर आता है टी की पावर -1। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशन वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट इज टी की पावर -1, वो चीज़ यहाँ पर यूज़ होनी है। अब देखो स्टेप 1 में हम ऐसे लिख देते हैं, स्टेप 2 में कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू के एम ओमेगा आर, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, यही तो करना होता है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखेंगे एफ एफ फोर्स डायमेंशन हमको पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला MLT -2 इज इक्वल टू के का डायमेंशनल फॉर्मूला है 1, m की पावर a इंटू ओमेगा है t की पावर -1 की पावर b इंटू r है रेडियस मतलब डिस्टेंस l की पावर c। देखो जरा m की पावर a, l की पावर c और t की पावर -b, लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है MLT की पावर -2। ध्यान दो m की बार यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे क्या है 1, तो a का मतलब a की वैल्यू सीधा सीधा 1 आ गई, l की बार क्या है 1, यहाँ पे क्या है c की वैल्यू 1 आ गई, t की बार क्या है -2 और यहाँ क्या है -b, तो -b जो है वो -2 के बराबर है, इसका मतलब b की वैल्यू 2 आ गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके स्कूल में 100% रिलेशंस पे पूछा जाएगा। चलो A1 आ गया, C1 आ गया, B2 आ गया, तो यहाँ पे वापस पुट करने का टाइम A, B और C को, तो F का एक्सप्रेशन जो है यहाँ से ये वाला वो आ रहा है K M, इसकी पावर तो 1 है, ठीक है, ओमेगा की पावर 2 है और R की पावर फिर से 1 है, तो आंसर आ गया K M ओमेगा स्क्वायर R। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। आगे चलते हैं, आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली, आगे देखते हैं। आपको दिया है एस्केप वेलोसिटी होती होगी कुछ, वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द प्लैनेट, वो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी बेटा वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे अगर आप एक बॉडी को अर्थ से थ्रो कर दो ऊपर, वो बॉडी कभी लौट कर वापस ना आए। समझ में आया कि अगर कोई बॉडी को इतनी तेज फेंका कि वो इतनी दूर चली गई अर्थ से कि अर्थ उसको वापस खींच नहीं पाई, फिर तो वो परमानेंटली एस्केप कर गई, है ना। तो वॉट एवर इट इज, अर्थ के केस में इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इफ यू थ्रो अ बॉडी विद द स्पीड ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट बॉडी विल नेवर कम बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, नेवर नेवर नेवर। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो है तो हमारे लिए वो वेलोसिटी, जब मैं डायमेंशनल एनालिसिस की बात करता हूँ तो चाहे एस्केप वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड ऑफ लाइट हो, चाहे स्पीड ऑफ कार हो, चाहे स्पीड ऑफ इंसेक्ट हो, चाहे स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, चाहे कोई भी स्पीड हो, एनी स्पीड एनी वेलोसिटी विल हैव द सेम डायमेंशंस, क्या LT -1। तो बस हमको तो डायमेंशनल के हिसाब से सोचना है। देखो जरा V को ऐसे लिख दिया, स्टेप 1 हो गया, V इज इक्वल टू K G की पावर A R की पावर B। अब V जो है वेलोसिटी है, डायमेंशंस क्या है LT -1 इज इक्वल टू, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो M की पावर 0, K की डायमेंशन क्या है 1 इंटू G की क्या है LT -2 की पावर A और L की पावर B। यहाँ से आंसर आता है L की पावर A प्लस B इंटू T की पावर -2A। इधर की साइड लिखा हुआ है LT -1, M की जरूरत नहीं है। देखो जरा आसान ढूंढो कहाँ पे है, T की पावर -1, T की पावर -2A। कैन वी इक्वेट? बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे -2A विल बी इक्वल टू -1, तो -2A इज इक्वल टू -1, तो A कितना आ गया, हाफ आ गया। अगर A हाफ आ गया और L की पावर 1 और L की पावर A प्लस B, तो A प्लस B की वैल्यू 1 के बराबर है। अगर हम L की पावर्स को देखें तो A प्लस B 1 के बराबर है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ A प्लस B इक्वल टू 1। A हाफ दे रखा है, यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से B भी हाफ आ गया, चेक कर लो, A भी हाफ और B भी हाफ। इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को वापस यहाँ पे डालते हैं, तो फॉर्मूला आ गया एस्केप वेलोसिटी का K इंटू G की पावर हाफ इंटू R की पावर हाफ। तो यहाँ से आ गया K रूट GR। तो एक चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 8 इन योर क्लास 11th फिजिक्स, उसके अंदर आप इस फॉर्मूले को डिराइव करोगे, और जब डिराइव करोगे वहां पे आप देखोगे कि ये K नहीं होता, K की वैल्यू 1 होती है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑन एनी प्लैनेट नहीं, इस K की वैल्यू √2 होती है,
तो आप जब इस फॉर्मूले को डिराइव करोगे तो आप देखोगे इस k की वैल्यू √2 है, ठीक है। तो वहां पर हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट may depend on its mass, radius and acceleration due to gravity। चलो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको तो डायमेंशनल एनालिसिस करना है। आपको बोला है एक सैटेलाइट के घूमने की स्पीड, आपको पता है अर्थ के आसपास सैटेलाइट्स घूमते हैं, तो उसके जो घूमने की स्पीड है सैटेलाइट की उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पर दिया है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द सैटेलाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 3 चीज़ों में डिपेंड करती है। v इज डिपेंडेंट ऑन 3 थिंग्स। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे v इज इक्वल टू k m की पावर a g की पावर b और r की पावर c। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे lt-1 इज इक्वल टू k की डायमेंशन 1, m की डायमेंशन m की पावर a, g होता है एक्सेलरेशन lt-2 की पावर b और r होता है l की पावर c। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे m है तो इस बार m की बार 0 लिख लो, इकट्ठा करो टर्म्स को, m की बार a, l की बार b प्लस c और t की बार -2b, m की बार 0, l की बार 1, t की बार -1। ऐसे लिख सकते हैं। कंपेयर करो, a सीधा दिख रहा है आपको, यहाँ से 0 आ गया, m की बार a और m की बार 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि a की वैल्यू आ गई 0, a तो 0 आ गया। और देखो t की बार यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2b, तो t की बार -2b और -1 को इक्वेट करके -2b इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू आ गई हाफ। आ गई? वेरी गुड। b प्लस c जो है l की पावर है और यहाँ पे l की पावर है 1, तो b प्लस c की वैल्यू 1 है, b प्लस c इक्वल टू 1। b को हाफ रख दो तो c आ जाएगा हाफ। a b c की वैल्यू आके यहाँ पे पुट करने का समय आ गया है, तो हम बोलेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट की है इट इज इक्वल टू k इंटू m की पावर 0 इंटू g की पावर हाफ इंटू r की पावर हाफ। आंसर आएगा k, m की पावर 0 तो हट ही गया, √g_r। सो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द, सॉरी दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो 15 वो बोल रहा है अगर एक बॉडी है जिसको आपने ऊपर से छोड़ दिया और वो नीचे गिर रही है, तो उसकी जो स्पीड है जो उसने अक्वायर कर ली होगी, लेट से बॉडी को आपने यहाँ से ड्रॉप किया और बॉडी यहाँ पहुँच गई, तो उसने कितनी स्पीड अक्वायर कर ली? तो उसने बोला वो जो स्पीड अक्वायर की है, वेलोसिटी अक्वायर की है बॉडी ने, वो डिपेंड करती है एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और दूसरा वो कितनी हाइट नीचे आ चुकी है। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ से चल के अगर बॉडी यहाँ पहुँच गई तो ये जो इस मेरे हाथ में और इस पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी h और g हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको तो उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे हमको तो डायमेंशनल एनालिसिस करना है, तो हमने बोला है v इज डिपेंडेंट ऑन h, g। फिर हमने सेकंड स्टेप में लिख देना v इज इक्वल टू k इंटू h की पावर a, g की पावर b। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है lt-1 इज इक्वल टू k की डायमेंशन है 1, h की डायमेंशन है l की पावर a, h तो हाइट है ना, तो बेटा l की पावर a हो जाएगा, l मतलब हाइट, और g एक्सेलरेशन है तो lt-2 की पावर b। तो राइट हैंड साइड को देखें तो आ जाएगा l की पावर a प्लस बी इंटू टी की पावर -2b। यहाँ से आ गया lt-1। ध्यान दो t की पावर -1, t की पावर -2b, तो -1 इक्वल टू -2b, तो b की वैल्यू आ गई हाफ। यस और नो? यस और नो? क्लियर है ना? तेज तो नहीं है? चलो b की पावर आ गई हाफ, l की पावर a प्लस बी, l की पावर 1, तो यहाँ से आ गया a प्लस बी इक्वल टू 1। b की वैल्यू हाफ रखी तो a की वैल्यू भी क्या आ गई? 1/2। उस चीज़ को यहाँ पे रखते हुए सेकेंड स्टेप में वापस आके a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू हाफ, तो अगर मैं यहीं पे रख दूँ तो ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन? तो फाइनल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा v इज इक्वल टू k √gh। v इज इक्वल टू k √gh। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे चलते हैं। चलो माय डियर किड्स, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने बोला कि एनर्जी ऑफ SHM। SHM इज अ मोशन, स्पेशल टाइप ऑफ मोशन विच यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 11th। अभी आपको वो समझना है कि एनर्जी ऑफ SHM इज सम काइंड ऑफ एनर्जी जो डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड।
फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी। एम्पलीट्यूड का मतलब तो आप जानते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, हमने हल्का हल्का पढ़ा हुआ वेव्स वगैरह में इनके बारे में। चलो तो देखते हैं एनर्जी ऑफ एसएचएम। सेकंड स्टेप में लिखेंगे E इज इक्वल टू एम के इंटू एम की पावर ए इंटू फ्रीक्वेंसी की पावर बी इंटू ए की पावर सी। दोनों तरफ डायमेंशन ले लेंगे। एनर्जी की डायमेंशन हम सबको पता है, mL2t-2 इज इक्वल टू के की डायमेंशन 1 होती है, m की डायमेंशन m होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t की पावर -1 होती है, और एम्पलीट्यूड फिर एक डिस्टेंस है तो इसकी होती है l। ठीक है, कंपेयर करो, बहुत ही सिंपल है। m की पावर a, m की पावर 1, तो a तो सीधा सीधा 1 हो गया, l की पावर c, l की पावर 2, c जो है वो आपका 2 हो गया, c 2 हो गया। तीसरा t की पावर -b और t की पावर -2, तो -b जो है वो -2 हो गया, जिसका मतलब b की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पुट करने की बारी आ गई, तो आंसर आ गया E इज इक्वल टू के m की पावर 1 इंटू फ्रीक्वेंसी की पावर b यानी 2 इंटू एम्पलीट्यूड की पावर c, एम्पलीट्यूड की पावर c का मतलब सॉरी c भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ एसएचएम, के एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स। वाटर के ऊपर वेव्स बनती है ना, तो उनकी वेलोसिटी की बात कर रहा है, वो डिपेंड करती है, बोलता है वेवलेंथ पे, डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो अगर हम देखें तो वेलोसिटी, इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू के लेमडा की पावर a, वेवलेंथ की पावर a, डेंसिटी की पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। वेलोसिटी को लिख सकता हूँ LT-1 इज इक्वल टू के को लिखा 1, लेमडा क्या है डिस्टेंस, वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस, तो l की पावर a इंटू डेंसिटी होती है mL-3 की पावर b इंटू ग्रेविटी होती है LT-2 की पावर c। यस और नो, इकट्ठे करो कोएफिशिएंट्स, m की पावर यहाँ से आएगा b, l की पावर l यहाँ भी है तो यहाँ से आएगा a, यहाँ से आएगा -3b, घबराना नहीं है, यहाँ से आएगा c इंटू t की पावर, t तो सिर्फ यहीं से आएगा -2c। लेफ्ट में देखा तो है LT-1, m की पावर लिख दो 0, m की पावर क्या लिख दो 0। तो देखो आसान पहले ढूंढना है, m की पावर b, m की पावर 0, तो सीधा सीधा b की वैल्यू आ गई 0। अगला -2c, t की पावर -2c, t की पावर -1, तो -2c इक्वल टू -1, तो c कितना आ गया 1/2। उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे, ये जो a-3b प्लस c है ये l की पावर है, l की पावर कितनी है 1, तो यहाँ से आएगा a-3b प्लस c इक्वल टू 1। b तो 0 आ चुका है, तो ये हो गया 0, b 0 आ चुका है। a कितना है, a नहीं आया, c कितना है हाफ, यहाँ पे रख दो हाफ, तो a आ जाएगा हाफ, चेक कर लो, a हाफ आ गया, c हाफ आ गया, b 0 आ गया, मतलब a हाफ c हाफ b 0, मतलब डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आंसर आ गया फाइनल v इज इक्वल टू, यहीं से लिख रहा हूँ, k लेमडा की पावर हाफ इंटू g की पावर हाफ, दिस इज द आंसर। इसको आप रूट में भी लिख सकते हो, इन दोनों को एक साथ लिखकर, मतलब ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू के रूट लेमडा g, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है। आगे चलते हैं, वो कह रहा है मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी टर्न्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टेप टू में लिखेंगे m इज इक्वल टू के v की पावर a, रो की पावर b और g की पावर c। लेफ्ट साइड की डायमेंशन तो m की पावर 0 है, बस सॉरी m की पावर 1 है, l की पावर 0 लिख दो, t की पावर 0 लिख दो, इज इक्वल टू k की डायमेंशन है 1, v है LT-1 की पावर a, mL-3 की पावर b और LT-2 की पावर c। यहाँ से आता है l की पावर a-3b प्लस c, m की पावर केवल b आ रहा है यहाँ से, l की पावर ये आ रहा है, इंटू t की पावर आ रहा है -2c माइनस a। लेफ्ट साइड में आ रहा है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। आसान ढूंढो, अब इसमें एक ही आसान दिख रहा है ना, कैसे, m की पावर b, m की पावर 1, तो सीधा सीधा b की वैल्यू तो 1 हो गई,
इसको इससे कंपेयर कर, इन दोनों का आपस में। चलो अब देखते हैं और आसान देखते हैं। अब तो आसान दिख नहीं रहा, अब नहीं दिख रहा आसान, दिक्कत हो गई। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएंगी इस बार। कैसे देखो जरा, बी तो आ गया, चलो साइड में करो। a माइनस 3b प्लस सी, a माइनस 3b प्लस सी, a माइनस 3b प्लस सी, इसकी बार और यहाँ से l की बार क्या आ रही है 0, तो ये एक इक्वेशन ही हो गई। b की बार 1 पुट कर दो यहाँ पे, और सॉरी b को 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3, उधर जाकर हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 3। उधर से देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस a माइनस 2c इक्वल टू 0। ये देखो माइनस a माइनस 2c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है माइनस 2c, चेक करो, उसको उठाकर यहाँ रख दो, a की वैल्यू माइनस 2c यहाँ रख दो, तो माइनस 2c प्लस सी इक्वल टू 3। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई माइनस 3 और a की वैल्यू आ गई प्लस 6। अरे भैया c आ गया माइनस 3 और c को यहाँ माइनस 3 रखा तो a आ गया प्लस 6, तो a 6 आ गया, b 1 आ गया और c माइनस 3 आ गया। चेक करो जरा। तो हमने ये शो कर दिया, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको शो करना है कि द मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी टर्न डिपेंड्स ऑन द 6th पावर ऑफ वेलोसिटी। तो हमने यहाँ से शो कर दिया कि a की वैल्यू जब 6 आ गई तो वेलोसिटी की पावर कितनी है 6। तो फाइनली आंसर लिख देते हैं, m होगा k इंटू वी की पावर a, v की पावर a, v की पावर a, तो v की पावर 6 इंटू रो की पावर b कितना है 1 इंटू g की पावर c कितना है -3। तो ये आंसर आ गया, मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी टर्न्ड बाय अ फ्लूइड। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उससे कितना बड़ा पत्थर टर्न किया जा सकता है। आगे चलते हैं, 19th नंबर पे आते हैं। 19th में बोला है कि ये लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू h अपॉन mv, ये आप शो करें। मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h अपॉन mv। तो बड़ा सिंपल है, लेफ्ट साइड की डायमेंशन देख लो, लेफ्ट साइड की डायमेंशन है कैपिटल L, राइट साइड की डायमेंशन निकाल लो। राइट साइड की डायमेंशन है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन जो होती है वो आपको निकालनी आती है। आप फटाफट से E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू से निकाल लो, ये आएगा mlt माइनस 2 ml स्क्वायर टी माइनस 2 इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू होता है टी की बार -1, तो इधर आ गया, तो h की डायमेंशंस आ गई ml स्क्वायर टी -1, यहाँ रख रहा हूँ मैं ml स्क्वायर टी -1 डिवाइडेड बाय m की होती है m, वेलोसिटी की होती है lt -1, तो m से m चला गया, एक l चला गया, t की पावर -1 चला गया, क्या बच गया सिर्फ l बच गया। इस पूरी चीज़ की डायमेंशन केवल l आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या है केवल l। तो इसका मतलब जब दोनों साइड की डायमेंशन मैच हो गई तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि जो लैम्डा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा h अपॉन mv के। ठीक है, इक्वल टू लगा के बीच में कॉन्स्टेंट क्या आएगा उसकी बात हम नहीं कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आपको दिया सरफेस टेंशन जो होती है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी, प्रेशर के ऊपर और रेडियस के ऊपर। सरफेस टेंशन जो होती है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन बोला सरफेस टेंशन जो होती है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द लिक्विड, प्रेशर के ऊपर और रेडियस ऑफ द कैपिलरी। कुछ होता होगा हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सरफेस टेंशन की डायमेंशन हमको पता है 4th अपॉन लेंथ होती है सरफेस टेंशन, सो इट इज mt-2 इज इक्वल टू, ये हम ऐसे लिख देंगे ना, S इज इक्वल टू k इंटू एम की पावर a, p की पावर b और r की पावर c, ऐसे लिखेंगे बेटा पहले ऐसे। ठीक है, वंस यू राइट इट लाइक दिस देन यू टेक द डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड पे सरफेस टेंशन है 4th अपॉन लेंथ से मैंने डायमेंशन निकाल ली, तो ये हो गई mt-2 इज इक्वल टू k की डायमेंशन 1 होती है, m की पावर a, p होता है प्रेशर, ml-1 t-2 की पावर b और l की पावर c, रेडियस तो लेंथ ही है। इकट्ठे करो कोफिशिएंट्स, m की पावर a प्लस बी इंटू एल की पावर माइनस बी प्लस सी इंटू टी की पावर -2c। यहाँ से आया m l की पावर 0 t की पावर -2, l की पावर 0 हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया कि यहाँ पे तो l था ही नहीं, तो यहाँ देखते हैं आसान ढूंढो, t की पावर -2c और यहाँ पे -2, तो -2c इक्वल टू -2, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू आ गई बेटा 1। इज इट क्लियर, कोई डाउट वाली बात नहीं है, c 1 आ गया। अगर c 1 आ गया तो अब आप वापस आ सकते हो और देखो c आ गया तो ये ले लो -b प्लस सी इक्वल टू 0, -b प्लस सी इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ l को कंपेयर कर दिया तो -b प्लस सी इक्वल टू 0, तो c कितना आ गया b के बराबर, तो b कितना आ गया 1, b भी 1 आ गया। अगली बात,
अब आप a प्लस बी को 1 पुट कर दो, m का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी और m का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, तो यहाँ से आएगा a प्लस बी इक्वल टू 1, b 1 है, यहाँ 1 पुट कर दिया तो a तो 0 आ गया, a कम्स आउट टू 0। बोलो तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा यहाँ पे ये m की बार 0 हो जाएगी तो ये तो हट ही जाएगा, है ना। p की बार क्या आएगा? p की बार आएगा b कितना है 1, और r की बार क्या आएगा c जो कि 1 है। तो इसका मतलब s जो होगा वो k p r के बराबर हो जाएगा। वेयर k की वैल्यू हमको नहीं पता, हम नहीं निकाल पाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से हम नहीं निकाल सकते। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डिपेंड करता है मास पे, डायमीटर पे और स्पीड पे। v इज द वेलोसिटी या स्पीड, कोई भी कुछ भी बोल लो। तो ईटा जो है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको पहले से ही डायमेंशंस पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो हमको वहाँ पे निकालनी पड़ेंगी, जो कि हमको निकालनी ही पड़ेंगी क्योंकि हम याद तो नहीं रख सकते इन सबको। तो वहीं पे हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला बताया था, स्टोक्स लॉ। मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स होती है जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 6 पाई ईटा आर वी। ये फॉर्मूला स्टोक्स लॉ कहलाता है। तो यहाँ से हम करेंगे MLT - 2 इज इक्वल टू 6 पाई की डायमेंशन 1 होती है। ईटा की डायमेंशंस क्या होंगी नहीं पता, इंटू आर की होगी L इंटू LT -1। सब कुछ इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा t की बार -2 से -1 कट गया, t की बार -1 बच गया, एक L कट गया और एक L वहाँ से इधर आ गया, तो ये L की बार -1, M तो है ही यहाँ पे। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ गई बात? ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने निकाल ली पहले। तो हम बोलेंगे स्टेप 2 में ईटा इज इक्वल टू k इंटू m की बार a, d की बार b और v की बार c। तो ईटा की डायमेंशन तो हमने निकाल रखी है, तो इट इज ML - 1 t - 1 इज इक्वल टू, k की डायमेंशन 1 होती है, m की डायमेंशन m होती है, ये डिस्टेंस है एक तरह का डायमीटर, तो L की बार b और ये है LT - 1 की बार c। सॉल्व करा तो ये आया m की बार a, L की बार b प्लस c और t की बार माइनस c। यहाँ से है ML - 1 t - 1। चेक करो बेटा जल्दी, और आसान ढूंढ के ABC की वैल्यू निकालो जल्दी। राइट साइड पे t की बार -c, लेफ्ट साइड पे t की बार -1, तो c की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना, m की बार a, m की बार 1, तो a भी 1 आ गया। b प्लस c -1 के बराबर है, b प्लस सी इक्वल टू -1। c1 दे रखा है, तो c को 1 रख दिया, तो ये इधर जाकर फिर से b को -2 बना देगा। ये b हो गया, ये a हो गया और ये c हो गया। ठीक है, वंस यू आर एबल टू डू दिस देन यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन नाउ। तो क्या हो जाएगा आंसर? बोलो a कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ईटा इज इक्वल टू k इंटू m की बार तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b है -2, d की बार -2 और v की बार c भी 1 है। तो ये आंसर आ गया बेटा। ये इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? ईटा इज इक्वल टू k mv/d², ये आंसर, k mv/d²। d की बार -2 था ना, उसको नीचे ले गए। इज इट क्लियर? तो हमारे 21 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में करे। अगर आप बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर लेते हो, मैं अभी एक क्लास और लूँगा जिसके अंदर मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, आई कैन एश्योर यू कि आपके स्कूल के एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव कोई सा भी एग्जाम होगा, अगर उसमें डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको छोड़ करके नहीं आओगे, अगर आप इनको समझ के कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे और अगली क्लास में हम यूनिट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो सी यू सून।